अनकंडीशनल सरेंडर का तो बहुत गुजर गया। जिस वक्त इसराइल ने अटैक किया था और जिस तरह उनकी जो फौजी क़यादत को डिसिमेट किया था, बिल्कुल उस वक्त था एक मौका। और अगर उसके बाद दूसरे दिन भी ऐसा ही कुछ होता और इसी तरह ईरानी बिल्कुल कुछ ना कर पाते तो फिर वो सरेंडर भी कर सकते थे। लेकिन अब तो उन्होंने रेजिस्ट किया और करके दिखाया कि वो रेजिस्ट भी ना सिर्फ रेजिस्ट कर सकते हैं बल्कि इसराइल को भी अटैक कर सकते हैं। अच्छा, फिर दूसरी बात ये थी कि तवक्को थी इसराइल को, नेतन्याहू ने कई दफ़ा अपनी तकरीरों में ईरानियों से कहा कि वो हुकूमत के खिलाफ बगावत करें, सड़कों पर निकल आए। इस तरह कुछ नहीं हुआ। तो मेरा नहीं ख्याल कि इंटरनली कोई ऐसा प्रेशर बिल्ड हुआ है ईरानी रिजीम पर कि वो सरेंडर करते। रही बात कि बातचीत के जरिए इस मसले को हल करने की, मैं समझता हूँ वो सिर्फ न सिर्फ इसराइल को बल्कि ईरान और अमेरिका को भी सूट करता है कि अल्टीमेटली इस मामले को बातचीत के जरिए ही तय पाना है। ना उनकी सरहदें मिलती हैं, ना वो एक दूसरे के इलाकों पे कब्जा कर सकते हैं, ना करना चाहते हैं, ना कभी उनका एक किसी चीज़ पे कोई क्लेम रहा है। तो ये डिस्टेंट लड़ाई है और इसका जो इख्तिताम हमेशा बातचीत के जरिए होगा। ओके, तो कामरान प्लीज मुझे ये बताइए कि अनकंडीशनल सरेंडर को रीट्रेट आज फिर किया है डोनाल्ड ट्रंप ने। सो वेयर डू यू थिंक दिस इज गोइंग टू लीड? उन्होंने कल तो 48 घंटे दिए थे, आज एक हफ्ता या शायद उससे कम। ये ऑफ रैंप होगा किस तरह से? देखिए, इसमें एक बात ये भी समझने की जरूरत है कि एक तारीखी प्रेसिडेंट भी हमारे पास 1988 जुलाई में जब ईरान इराक जंग का इख्तिताम हुआ था, तो उस वक्त के सुप्रीम लीडर थे, जो इस रेजीम के बानी थे, आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी, वो ये कह रहे थे तसलसल के साथ, और रेजीम की तरफ से यही बयानात आ रहे थे कि हम जो है जब तक हमारी जीत नहीं होती हम जंग बंदी के लिए तैयार नहीं है, विल फाइट अंटिल विक्ट्री। तो उसके बाद जो है वो यूएन रेजोल्यूशन, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 598 आई, उसके ऊपर दस्तखत किए ईरान ने। और जब वो हुआ तो फिर खोमेनी साहब का ये बयान आया था कि ये मेरे लिए आसान नहीं था, ये जहर का प्याला पीने के मुतरादिफ था, और ये मैंने जो है अल्लाह की रजा समझ के कर लिया। तो देखें, ये बातें बहुत होती हैं। खामेनी साहब जो इस वक्त के सुप्रीम लीडर हैं, वो 86 साल उनकी उम्र है, और वो जो है मतलब कब तक रहते हैं कब नहीं रहते ये अल्लाह को बेहतर पता है। लेकिन उनकी आंखों के सामने, उनकी हयात में उन्होंने जो रिपब्लिक जो है बनाया है, कि खोमेनी साहब तो सिर्फ 10 साल जो है रहे थे, पिछले 35-36 साल से तो खोमेनी साहब का ये रिपब्लिक है, और वो रिपब्लिक का शिराजा बिखर रहा है। मैं नहीं समझता कि वो इतने रैशनल हैं कि वो अपनी ही जो कूल एड है उसको पी लेंगे, और वो जो है किसी किस्म का, देखें, जब आपको डील बनानी पड़ती है ना, तो आपको जो है, आप ये तो नहीं आके कह सकते कि हम डील बनाने लगे, अच्छा जी हमने हथियार डाल दिए। तो वो तो आपको भी कोई फेस सेविंग ऑफ रैंप, जैसे नादिया आपने जिक्र किया, चाहिए। तो आई थिंक कि बिहाइंड द सीन्स बातचीत जो चल रही है उस पे जो है पे दारोमदार होगा आगे क्या करते हैं, क्योंकि ये तो तय है कि ईरान जो है, देखिए, ईरान कोई जियो पोलिटिकल खुदकुशी तो नहीं करना चाहेगा ना, ये रेजीम वो नहीं चाहती, तो बिल आखिर उसको कोई ना कोई समझौता करना है। समझौते ये उनको पता है, समझौते को इंजीनियर कैसे किया जाए ताकि जो है वो अंदरूनी तौर पर डिस्टेबलाइज ना हो जाए। और फिर ये भी हमें समझने की जरूरत है कि इस वक्त ईरान की रेजीम के मोनोलिथ नहीं है। ईरान की रेजीम के अंदर जो जो डिफरेंसेस हैं वो सामने आ चुके होंगे। आप देखें कि अब अर्तेश का कमांडर जो है वो जॉइंट चीफ बन गया है, यानी आईआरजीसी का कमांडर जब हलाक हुआ उनको लगा दिया गया। ये किस बात की इलामत है कि भाई वो जो है आईआरजीसी की इस काबिल नहीं रही कि वो जो है इस चीज को संभाल पाए। तो आई थिंक ये सिचुएशन हमें देखनी है, और बयानात जो हैं उनमें उनसे जो है उनको ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। अच्छा, बहुत कुछ होता है जी। नादिया, मैं कामरान से पूछना चाहता हूँ, कामरान ये बताएं कि ईरान की क्या फाइट बैक का तो जिक्र बहुत हो रहा है, क्या कैपेबिलिटी क्या है उनकी बमुकाबला इजराइल? देखें, क्लियरली जो है इसराइल ने एयर डोमिनेंस जो है ना एक्वायर कर ली है, एयर सुपीरियरिटी ईरानी फिजा के अंदर। तो उनको वहां से तो मुजाहमत का जो है ना को खास नहीं आ रही, वो एट विल जाके जो भी जगह है उसको बॉम्ब कर रहे हैं, क्योंकि उनकी एयर डिफेंसेस नहीं थी। उनकी डॉक्ट्रिन डिफरेंट थी ईरान की, कि भाई हमारा जो वो जामिन है सिक्योरिटी का वो ये प्रॉक्सीज हैं,
جب تک حزب اللہ ہے حزب اللہ کو بناتے رہو اسرائیل کبھی نہیں آئے گا. ویل اسرائیل فاؤنڈ اے وے اراؤنڈ حزب اللہ, ان کو کمزور کرنے کے بلا کر کامیاب ہو گئے. تو آپ اس وقت اسی لیے آپ وہ حشر دیکھ رہے ہیں. ہوتیز کا بھی یہی سچویشن تھی کہ بھئی ان کو بھی اسی لیے انہوں نے کلٹیویٹ کیا. سیریا کے اندر اپنے پیر جمانے کی کوشش کر رہے تھے, اسد حکومت کا تختہ الٹ گیا. حماس کو بھی اسی لیے وہ پیسے دے رہے تھے اور آرم کر رہے تھے اور ٹرین کر رہے تھے کہ اگر وہ انگیج کیے رکھیں اسرائیل کو ہماری طرف کبھی نہیں آئیں گے. تو اب جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ان کے پاس سوائے جوابی کارروائی کرنے کے خود کا دفاع نہیں کر سکتے. جوابی کارروائی کر سکتے ہیں, ان کے پاس مسلز ہیں, ان کے پاس ڈرونز ہیں, کتنی کروز ہیں, کتنی بیلسٹک ہیں, اس کی اعداد و شمار نہیں ہے. لیکن ایک چیز یاد رہے کہ اگر اسی طریقے سے بمباری ہوتی رہی کہ جب آپ کی سٹوریج اور پروڈکشن سٹوریج سائٹ لانچ سائٹ سٹوریج فیسلٹیز اور پروڈکشن فیسلٹیز کو ہٹ کیا جا رہا ہے اور پھر آپ اپنے میزائل یوز بھی کر رہے ہیں, تو ڈپلیشن کا بھی ایشو آ جاتا ہے کہ آپ ڈپلیٹ ہونا شروع ہو جائیں گے. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ ریاست جو ہے مطلب اتنی نائیو ہے کہ وہ بالکل اس نہج پہ پہنچ کے تو وہ فیصلہ کرے گی. اس سے بہت پہلے فیصلہ ہو جائے گا کہ ہاں بھائی جو ہے اب جو ہے ہمارے وہ بینک میں پیسے نہیں رہے.